हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर देखिए क्या होता है कि ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, और जो हार्ट है इसके अंदर वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, फिर अपन हार्ट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इनकी एक वीडियो बन जाएगी, और ब्लड की और ब्लड ग्रुप की अपन आज की वीडियो में बात करने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बेसिक्स बात कर लेते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। इसके अंदर हीम जो शब्द है इसका मतलब होता है ब्लड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शरीर को यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करके रखता है या जोड़ के रखता है आपस में, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है, ये फ्लूइड है, यानी कि ये तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलोइड है। कोलोइड का मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो कि यदि उसे हम छाने तो छानने के बाद वो क्या बन जाएगा? उसके ऊपर, छन्नी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट वो छन के नहीं जाएगा। जैसे पानी है, पानी को आप छलनी से छानिए तो वो पूरा नीचे छन के चला जाता है, लेकिन आप दूध को छानिए तो दूध के ऊपर मलाई वगैरह थोड़ा सा जो पदार्थ है वो ऊपर रह जाता है। इसी तरीके का रक्त है, तो दूध क्या है? एक प्रकार का कोलोइड है। इसी प्रकार से ब्लड है, वो भी एक क्या है? नेचुरल कोलोइड है। ब्लड को आप छानेंगे छन्नी से या किसी भी चीज़ से तो वो पूरा कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए इसके पीएच की बात करें तो ये हल्का सा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। पीएच की बात करें तो ये 7.35 या से लेके 7.45 तक इसका पीएच होता है। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता की बात करें तो 3 से 4 टाइम गुना ज़्यादा होती है पानी से। श्यानता का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का या द्रव का बहने का गुण क्या कहलाता है? उसकी श्यानता कहलाती है, यानी या फिर विस्कोसिटी कहलाती है। तो पानी है, उसको आप लुढ़काइए, वो एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक है, पूरा फैल जाएगा। लेकिन वहीं शहद की बात करें तो शहद को अपन सीसी से बाहर निकालते तो वो काफ़ी सारी टाइम लगता है उसको बाहर निकालने में। इसी तरीके से ये रक्त भी कितना विस्कस होता है, यानी कि ये पानी से 3 से 4 टाइम ज़्यादा क्या होता है? विस्कस होता है या श्यान होता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 लीटर ये एवरेज पाया जाता है। यदि हम महिलाओं या पुरुष की बात करें तो उनमें डिफरेंस पाया जाता है ब्लड के मात्रा को लेकर। यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में 5.5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है, और अगर फीमेल की बात करें यानी महिलाओं की बात करें तो उनमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के अंदर जो ब्लड है यानी रक्त है वो कम क्यों पाया जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि एक तो महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक सी बात है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाएगी तो ब्लड भी कम पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उनकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है। 300 से 400 ml ब्लड का नेचुरली जो लॉस है वो हो जाता है एवरी मंथ। तो इस वजह से उनके अंदर ब्लड की मात्रा काफ़ी कम होती है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो ब्लड का फॉर्मेशन जब बच्चा पेट में होता है यानी वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, तो उसके अंदर लीवर के अंदर आपके फॉर्मेशन होता है किसका? ब्लड का। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो बोन मैरो यानी कि हड्डियों के अंदर एक मज्जा पाई जाती है। जैसे आप हड्डियों की संरचना देखेंगे उसमें जाली जाली जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो के अंदर एडल्ट में ये ब्लड जो है वो बनता रहता है, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर बोन है वो डेवलप नहीं हुई है, तो बोन मैरो भी नहीं बना है, तो इसलिए वहाँ पर किस में पाया जाएगा? लीवर के अंदर इनका फॉर्मेशन ब्लड का होता रहता है। अब बात करते हैं ब्लड को स्टोर करने का काम कहाँ होता है। तो देखिए, कई सारे लोग समझते हैं कि ब्लड को हार्ट स्टोर करता है। जी नहीं, यदि ब्लड हार्ट में स्टोर हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड को स्टोर करने का काम कौन करता है? स्प्लीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। ठीक है, या फिर तिल्ली। ये हमारे जो किडनी है उनके पीछे की तरफ एक ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड जो है स्टोर होता है। उसके अलावा जब हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कार्पसेल्स हैं, वो जब डेड हो जाती है या उनकी जो लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, उसके बाद वो स्टोर भी कहाँ जाके होती हैं? स्प्लीन के अंदर ही वो स्टोर होती हैं। तो फिर हम कहें इसको ही, स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक सी बात थी किसकी? ब्लड के बारे में हमने बेसिक जानकारी करी। दूसरी बात करें, इसका जो कलर है वो रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फेरस, यानी कि लोहा आपका मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? आपका ब्लड बनता है। चलिए अब ब्लड के अपन कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं।
तो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लड है। ब्लड को आपने एक टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है इनका, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या होता है कि इसको काफ़ी तेज़ घुमाया जाता है, ठीक है। काफ़ी तेज़ घुमाने के बाद इसमें 3 पोर्शन बन जाते हैं। एक ऊपर आ जाता है येलो कलर का प्लाज्मा, फिर एक बीच में वाइटिश कलर का बन जाता है आपका बफी कोट, और लास्ट में रेड कलर का रह जाता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो यानी कि हमारी समझ में क्या आया कि जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा जो बन रहा है आपका वो ब्लड का, टोटल ब्लड का बना रहा है 55%, और शेष आपकी जो ब्लड कार्पेसेल्स हैं वो बना रही हैं 45%, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ब्लड का कंपोजिशन हो रहा है, यानी प्लाज्मा जो बना रहा है वो 55% बना रहा है, और शेष आपका 45% क्या है, ब्लड कार्पेसेल्स है, जिनमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अपन प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड स्टेट है किसकी, ब्लड की लिक्विड स्टेट बनाने में प्लाज्मा जो है आपका हेल्प करता है, और ये ब्लड का 55%, लगभग 55% ये ब्लड का होता है, ठीक है। और यदि हम प्लाज्मा के कलर की बात करें तो पेल येलो कलर का, यानी कि हल्के पीले कलर का ये होता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एंजाइम। अब देखिए प्लाज्मा जो है वो आपका पीले कलर का है, उसके अलावा जो शेष चीज़ें बच जाती हैं वो आपके रेड कलर की, वाइट कलर की, वो ब्लड कार्पेसेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने जान लिया। आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार हम इसको डायग्राम से, चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने प्लाज्मा देख लिया, प्लाज्मा हो गया अलग। अब बाकी की चीज़ें जो बच जाती हैं उन्हें अपन कहते हैं ब्लड कार्पेसेल्स, जो कि कितने प्रोपोर्शन भाग बना रही हैं, 45% भाग बना रही हैं, ठीक है। इस 45 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, देखिए ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनको बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसेल्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। जो इरेथ्रोसाइट्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, इनके टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन हमें सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, प्लेटलेट्स का भी कोई टाइप नहीं होता, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनका एक विशेष टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी होती है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होती हैं जिनमें कण पाए जाते हैं या फिर जिनकी संरचना कणनुमा होती है, उन्हें अपन ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और जिनमें कण नहीं पाए जाते या अकणीय हिंदी में, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसेनोफिल्स। इनका कोई खास काम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जो कंपोजिशन है किसके, ल्यूकोसाइट्स के प्रकार हैं, लेकिन इनका खास काम नहीं है। जो अपने खास काम की आती हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये देखिए जब डब्ल्यूबीसी के अपन आगे काम पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, जो बाहर के पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया, वायरस है, इन सबसे सुरक्षा करना। तो इन सबसे सुरक्षा करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट हैं वो बनाती हैं आपकी टी सेल या बी सेल, और टी सेल और बी सेल किसका निर्माण करती हैं आप खूब जानते हैं, ये बनाते हैं आपके क्या, एंटीबॉडीज़। तो लिम्फोसाइट से क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और मोनोसाइट्स क्या करती हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे कि डायरेक्ट ही आपका क्या बन जाता है, ये जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं सीधे ही पैथोजेंस को जाके अटैक करके उसको कैप्चर करके मार के खा जाती हैं। तो एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएँ जो हैं, ल्यूकोसाइट्स की जो टाइप हैं, वो ही किस में हेल्प करती हैं, हमारी शरीर की सुरक्षा करने में हेल्प करती हैं। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन आरबीसी की बात करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की। तो आप इस कॉम्पोजिशन के अंदर देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इरेथ्रोसाइट्स जो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। यदि हम ब्लड में इनकी संख्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या पाई जाती है पूरे ब्लड के अंदर, यानी कि 5 मिलियन प्रति डेसीलीटर। एक मात्रक है इनका नापने का, प्रति डेसीलीटर। तो 1 डेसीलीटर में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी बात करें कि ये कहाँ बनती हैं, तो ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और इनका जो काम है वो क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना बॉडी के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकाल के लाना। तो हम बात करें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का काम कौन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। और ब्लड के अंदर कौन करता है, आरबीसी करता है। और आरबीसी किससे बना हुआ है, हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है और जहाँ से उसको लाना होता है ला के वो रख देता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, आरबीसी कर रही है, रेड ब्लड कार्पेसेल्स कर रही हैं। एक खास बात इनकी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और लाइसोसोम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी अपन लाइफ स्पेन की बात करें तो 120 दिन इनकी क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है, लाइफ टाइम इनका 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं।
एक और चीज़ इनकी कि इनका जो आकार होता है वो बाई कॉन्केव होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी कि द्विउत्तल प्रकार की ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंदर से धसी हुई पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने आरबीसी पढ़ ली, यानी रेड ब्लड सेल्स पढ़ ली। यहाँ पर खास बात क्या है कि ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है। खास चीज़ है वो इनका नंबर है, नंबर पूछता है एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 मिलियन प्रति डेसीलीटर, यानी कि 50 लाख प्रति डेसीलीटर इनका जो नंबर होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लाइसोसोम भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए आगे अपन आते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, यानी WBC। तो WBC मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फाइटिंग फॉरेन पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई टू एंटायर अवर बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस घुस गया है, जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंजाई आ गया, तो ये उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं। और इन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें भी कौन सी कोशिकाएँ, एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएँ, जिनमें कि आपकी लिम्फोसाइट्स या फिर आपकी जो मोनोसाइट्स कोशिकाएँ होती हैं वो ही हेल्प करती हैं किसमें, कोशिका जो बाहर का पैथोजेंस आ गया उसको मारने में। इनकी संख्याओं की बात करें तो 10K के मैंने जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो 1000 को K लिखा जाता है, मिलियन को M लिखा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया 10,000 प्रति डेसीलीटर। और 5000 या 10,000 इनकी जो रेंज है वो होती है 5000 से 10,000 प्रति डेसीलीटर में। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस लिख गया है ये, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है। अगली जो चीज़ आती है हमारे पास प्लेटिलेट्स आ जाती है, यानी कि तीसरा जो कंपोजिशन अपन पढ़ने वाले हैं वो प्लेटिलेट्स है। प्लेटिलेट्स क्या होती हैं कि छोटी छोटी डिस्क शेप कोशिकाएं होती हैं जो किसको रेगुलेट करती हैं, ब्लड फ्लो को। यानी हमारी कहीं चोट लग जाए, हमारी बॉडी कहीं से डैमेज हो जाए, तो डैमेज होने के बाद ब्लड वहाँ से निकल जाएगा तो पूरे ब्लड का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, तो ये भी नुकसान की चीज़ है। लेकिन इसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में प्लेटिलेट्स पाए जाते हैं, और ये प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग होने से रक्त वहाँ पर रुक जाता है, इन रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। और इनकी जो संख्या है वो 2.5 लाख से 5 लाख या 5.5 लाख के आसपास इनकी जो नंबर्स होते हैं प्लेटलेट्स के। डेंगू जो रोग होता है उस डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स को वो बनाया जाता है, क्या टारगेट किया जाता है, प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। प्लेटलेट्स घट जाने से जब आपके डेंगू की जो सीवरेज कंडीशन आ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा डेंगू आपको हो जाएगा, तो आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ऑटोमेटिक ब्लड निकलने लग जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ से ब्लड, आपको कहीं भी चोट लगी तो ऑटोमेटिक ब्लड निकलने लग जाएगा और ब्लड वहाँ पे फिर रुकेगा नहीं। इसी का एक प्लेटलेट्स का ही दूसरा काम है, जैसे हीमोफीलिया रोग आपने सुना होगा, हीमोफीलिया के अंदर भी यही होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत कम पाई जाती हैं, ना के बराबर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, यानी कोशिकाएं पढ़ ली, ब्लड का कंपोजिशन था वो पढ़ लिया, प्लाज्मा, और ये आपका ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के कार्यों पर अपन आते हैं। तो ब्लड के कार्य देखिए क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये तरल संयोजी ऊतक है जो कि एक प्रकार से हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है ऑर्गन टू ऑर्गन। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल, यानी ऑक्सीजन को लेके जाएगा ये, और ऑक्सीजन को ले जाने के बाद ये जो टिश्यू है, जो सेल है, उसके लिए ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड कराएगा, ब्लड प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरीके से जो फेफड़े हैं यानी लंग्स हैं वो तो एक तरीके से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, चलिए, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं या न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अपन ने कंज्यूम किया, कंज्यूम होने के बाद हमारे स्टमक में जाएंगे, वो हमारे स्टमक में जाएंगे, स्टमक में जाने के बाद वो छोटी आंत में जाएंगे, छोटी आंत में जाने के बाद उनका पाचन होगा, पाचन होने के बाद उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि अवशोषित किया जाएगा। अब अवशोषित किसके द्वारा किया जाएगा, ब्लड के द्वारा उनको अवशोषित किया जा रहा है, और ब्लड में वो चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी वहाँ उसे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एट साइट ऑफ इंजरी, यानी कहीं पर हमें चोट लग गई है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, यदि ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन इसके अंदर नहीं होगा तो कहीं से चोट लगी तो ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो किडनी के अंदर बने चाहे वो लीवर के अंदर बने, तो उनको लेके आने का काम कौन करता है। वेस्ट तो देखिए बन चुके हैं लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, अब उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन, ब्लड करेगा। जैसे कि हमारी जो यूरिया बनता है, अपन यूरिन का त्याग करते हैं तो यूरिया बनता है वो लीवर के अंदर बनता है, तो यूरिया को लेकर आएगा ब्लड, और ब्लड लाकर किडनी को दे देगा, किडनी उसको छान के मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देगी, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। तो अब यहाँ तक किडनी तक लाया कौन, ब्लड लेके आया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट का कौन करता है, ब्लड करता है।
प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड ही करेगा, जिसके अंदर WBC पाई जाएंगे और WBC के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं, T सेल, B सेल। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि ब्लड ग्रुप का क्या सिस्टम है। देखिए आपने कई बार सुना होगा, आप जैसे नर्सिंग वाले बच्चे हैं उस फील्ड से क्या करते हैं कि ये कई बार सुनते रहते हैं ब्लड ग्रुप वगैरह। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप में क्या है वो हम आज बात करेंगे। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट हुए, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ABA ब्लड ग्रुप सिस्टम का इजाद किया यानी खोज की, जो कि 1900 के अंदर इन्होंने खोजा। जब अपन एक जैसे आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि एक को यदि ब्लड की ज़रूरत है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनके ब्लड ग्रुप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्यों हमें ब्लड ग्रुप मैच करने की ज़रूरत पड़ती है? यदि ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो क्या हो सकता है, और ब्लड ग्रुप होता क्या है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी कि ब्लड को एक्सचेंज करने के दौरान द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम एक्सप्लेन्ड एज ABO सिस्टम एंड द रीसस सिस्टम। यानी दो हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम मिले, सबसे पहले ABO सिस्टम मिला जो कि हमारा चल रहा है, और दूसरा मिला रीसस सिस्टम। इसके बारे में, रीसस के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ABO के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ABO के अंदर 4 ब्लड ग्रुप बताए गए, कौन से? A, B, AB और O। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के आधार पर बताया गया है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीजन पाया जा रहा है और कौन सी एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है। वो अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके अंदर है और किस ब्लड ग्रुप की क्या पहचान है। ठीक है, जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और जो एंटीजन है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाएगा और एंटीबॉडीज़ किसके अंदर पाई जाएगी? प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी। तो प्लाज्मा के अंदर ही क्या है? आपका WBC है। ठीक है, WBC सब प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, RBC भी प्लाज्मा के अंदर रहती है, WBC भी प्लाज्मा के अंदर रहती है, प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा के अंदर रहती है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा के अंदर हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन एंटीजन्स की द्वारा ही अपन पहचान करते हैं कि A है, B है, AB है, O है। चलिए ABO ब्लड ग्रुप के अंदर हमने देखा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा रहे हैं। ग्रुप A के अंदर क्या होगा कि एंटीजन A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाई जाएगी, यानी कि ये RBC की सरफेस है तो इस पर एंटीजन कौन पाया जा रहा है? A एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? B एंटीबॉडी पाई जाएगी। ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। ग्रुप B के अंदर क्या होगा कि एंटीजन तो पाया जाएगा B और एंटीबॉडी पाई जाएगी A। ठीक है, जो ग्रुप AB है उसके अंदर A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। ठीक है, A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और जो ग्रुप A है इसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाएगा कोई भी, और एंटीबॉडी दोनों प्रकार की पाई जाएंगी। चलिए ये बेसिक सी बात है, आगे अपन बढ़ते हैं। इस चार्ट के थ्रू अपन समझते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन ब्लड ग्रुप A की बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप जो A है उसमें जो RBC है उसके अंदर कौन सी एंटीजन पाए जाएंगे? A एंटीजन पाया जाएगा। ठीक है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? B एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है, तो A एंटीजन पाया जाएगा और B एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखें आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है एंटीजन की। A एंटीजन की हम बात कर रहे हैं तो A एंटीजन की स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार की दिखाई दे रही है। और जब आप एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोएगुलेशन आपने सुना होगा कि ग्रुपिंग हो जाती है, समूहन हो जाता है, किस तरीके से कि मान के चलिए कोई B ब्लड ग्रुप वाला बंदा है। ठीक है, अब B ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी आपकी एंटीजन पाया जा रहा है? B एंटीजन। तो B एंटीजन की स्ट्रक्चर हमने मान ली ऐसी। ठीक है, B एंटीजन की अपन ने स्ट्रक्चर मान ली ऐसी, और B वाले को अपन ने चढ़ा दिया A ब्लड ग्रुप वाले के अंदर। ठीक है, तो और A की जो एंटीबॉडी थी वो कैसी थी? ऐसी। ठीक है, अब B के जो RBC थी उसके ऊपर एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है? इस प्रकार का, और एंटीबॉडी कौन सी है? A के अंदर इस प्रकार की। तो ये दोनों आकर क्या कर देंगे? यहाँ पर ग्रुपिंग हो जाएगी इनके अंदर, यानी ये एंटीबॉडी इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी। तो इसके ऊपर आकर जैसे ही जुड़ जाएगी तो एक जगह पर ग्रुपिंग हो जाएगी, और ग्रुपिंग होने से आपका क्या होगा कि ब्लड वहीं पर क्लॉट होने लग जाएगा, यानी इकट्ठा होने लग जाएगा और ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यही रीज़न है कि जो ग्रुप्स हैं उनको मैच किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, जो ग्रुप A है उसके अंदर एंटीजन किस प्रकार का पाया जा रहा है? यानी कि गोल
उसकी टोपी है यानी संरचना उसकी गोल है, ठीक है। और एंटीबॉडी कैसी पाई जा रही है, बाई शेप की, ठीक है। बी के अंदर यदि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप बी के अंदर बात करें तो इसके अंदर एंटीजन कैसा पाया जा रहा है, जैसे ऊपर ट्रायंगल रखा हो तीर के आकार का, ठीक है। और ए के अंदर कैसी एंटीबॉडी हमने देखी, बिल्कुल वाई आकार की। तो वाई आकार की एंटीबॉडी जब ए के अंदर है और ए को हमने ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया बी का, तो उसके अंदर इन दोनों ग्रुपिंग कर जाएंगे, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जुड़ते ही वो ग्रुपिंग हो जाएंगे और एक जगह पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे और रोगी की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इसका जो हम कहें सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ग्रुप ए के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्रुप ए वाले को सिर्फ ए वाले का ही रक्त चढ़ाया जाए। अभी तक तो सिर्फ ये है कि ए वाले को ही रक्त चढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी के अंदर जो एंटीजन है उसकी शेप देखिए आप, बिल्कुल तीर जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, और लेकिन एंटीबॉडी आपको कैसी दिखाई देगी, इस प्रकार की, ठीक है। एंटीबॉडी कप शेप और नीचे की तरफ आपको एक डंडी, इस तरह की एंटीबॉडी बी के अंदर पाई जाती है। अब ग्रुप ए बी की यदि बात करें तो ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और ग्रुप ओ के अंदर बात करें तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, और एंटीजन दोनों पाए जाएंगे। अब देखिए हमने बात कर ली ए को यदि बी का चढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तो ए को किसकी ज़रूरत है, सिर्फ ए की। लेकिन दो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि जो ग्रुप ए है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल, जो ग्रुप ए बी है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। और ग्रुप ओ है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सार्वत्रिक, एक है सार्वत्रिक दाता और एक है सार्वत्रिक ग्राही। जो ए बी है वो है सार्वत्रिक ग्राही। तो अब वो सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कैसे बना, देखिए चूँकि उसके पास एंटीजन कौन सा है, ये वाला भी है यानी कि गोल वाला एंटीजन भी है, और ये वाला आपके तीर वाला भी एंटीजन है। अब मान के चलिए हमने ऐसे, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हमने मान के चलिए इसको बी का चढ़ा दिया, ए बी को किसका चढ़ा दिया, बी का चढ़ा दिया। अब बी का जैसे ही अपन चढ़ाएंगे तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, तो इस वजह से समूहन की कोई भी संभावना है ही नहीं, ठीक है भाई। एंटीबॉडीज़ यदि हमने बी का चढ़ा दिया तो बी की एंटीबॉडी बी से ही तो जुड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुड़ने का कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं जुड़ पाएगी, और एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं। जो एंटीबॉडी आपकी जो बी की आएगी वो किससे जुड़ जाएगी, जिससे भी उसे जुड़ना होगा, यानी गोल वाले से वो जुड़ जाएगी, ठीक है। और एंटीजन जब यहाँ कोई भी एंटीबॉडी यहाँ कोई भी नहीं पाई जाए तो ग्रुपिंग की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी तरीके से यदि अपन बात करें ग्रुप ओ की, जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। मान के चलिए ग्रुप ओ को चढ़ा दिया जाता है ए के लिए, ठीक है। तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि इसका सरफेस खाली है, और एंटीबॉडीज़ के पास दोनों पाई जा रही हैं। तो यदि हम ए को चढ़ा देंगे तो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पाई जा रही हैं, तो ये घूमती रहेंगी आपस में, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं। तो इन एंटीबॉडीज़ का कोई काम नहीं है, ये आराम से इनके साथ मिलकर घूमती रहेंगी। तो ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम है। आपको देखिए सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो ए वाले को ए की ही दी जाती है, बी को बी का ही चढ़ाया जाता है, और ए बी को ए बी का और ओ को ओ का, ये प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन रेयर केस में यदि ना मिले तो फिर ओ सबको चढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ए है तो ओ चढ़ा दो, नहीं, यदि ए ही अवेलेबल है तो ए ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे ए बी है तो यदि ए बी अवेलेबल है तो ए बी ही चढ़ाएंगे, यदि ए बी अवेलेबल ना हो तो ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो, वो रेयर केस में बनता है। तो आई होप आपको ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हो एक बार में समझ में आ गया होगा कि क्यों ए को बी का नहीं चढ़ाया जाता, बी को ए का नहीं चढ़ाया जाता, क्या रीज़न है, और क्यों ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि अपन पहचान की बात करें कि जो साइंटिस्ट या लैब में जो टेक्नीशियन होते हैं वो किस तरीके से पहचान करते हैं, तो देखिए इसको पहचान करने के कई सारे रीज़न हैं, तरीके हैं। तो एक जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है कि आपका सैंपल लिया जाएगा, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, उसे स्लाइड पर रख के, ठीक है, मैश किया जाएगा स्लाइड पे रख के, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा। तो आपकी आरबीसी को जब अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कुछ अगर आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, यानी गोल प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, तो एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है, आपके पास ए एंटीजन पाया जा रहा है, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। यदि त्रिभुजाकार यानी तीर के जैसी संरचना पाई जा रही है तो कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। यदि दोनों पाए जा रहे हैं तो ए बी है, और यदि खाली है तो ओ है। ये सिंपल प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। चलिए, अब आपने सुना होगा कि उसका ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये क्या केस बनता है, इसका जो केस है वो बनता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से। देखिए आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, जो साइंटिस्ट हुए एक वीनर, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए कौन, वीनर ने क्या किया, कई सारे बंदर जो थे, रीसस जो बंदर होते हैं लाल मुंह वाले, उनके रक्त को लिया और उनके रक्त को वो चेक करते गए,
ठीक है। और उनको चेक करने के बाद उन्होंने जब ऐसे ब्लड ग्रुप में चेक किया कि कौन से ब्लड ग्रुप में क्या कौन से एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में तो ए है, बी है, कुछ में कुछ नहीं है, ये ग्रुप तो मिल ही रहा था। इसके अलावा कुछ बंदर ऐसे थे जिनमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा था, जैसे कि मान के चलिए ये, ठीक है। यानी कि कुछ जो बंदर थे वो ऐसे थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जा रही है, यानी अलग थी, ए और बी एंटीजन से कुछ अलग संरचना थी, ठीक है। तो इसको इन्होंने देखा तो कुछ में थी कुछ में नहीं थी, तो जिनमें थी उन्होंने बताया, उसको नाम रख दिया, क्योंकि ये रीसस बंदर के अंदर इसकी खोज की गई तो इसको रख दिया RH फैक्टर, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया, RH फैक्टर। तो जिसके अंदर जो आपकी RH यानी कि RH जो एंटीजन है वो पाया जा रहा है उसे कहा जाएगा RH पॉजिटिव यानी रीसस पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH फैक्टर जो हम कहें एब्सेंट है उसे कहा जाएगा RH नेगेटिव, ठीक है। तो जिनके अंदर RH एंटीजन पाया जाएगा उन्हें रीसस पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिनके अंदर नहीं पाया जाएगा उन्हें रीसस नेगेटिव या फिर RH नेगेटिव कहेंगे। इंडिया के अंदर बात करें तो 80% जो ह्यूमंस हैं हमारे इंडिया के अंदर वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, नेगेटिव बहुत कम देखने को मिलते हैं, सबको पॉजिटिव पॉजिटिव ही कहा जाता है। अब चूँकि पॉजिटिव है तो उसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ लिख देते हैं A B, लेकिन नेगेटिव होता है जो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव जो है वो रेयर हो जाएगा 20% के अंदर, ठीक है। तो 20% के अंदर तो इसलिए लिखा जाता है A नेगेटिव B नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता। तो ये रीज़न है आपका RH पॉजिटिव A पॉजिटिव B पॉजिटिव क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या खोजा गया, RH फैक्टर खोजा गया, जैसे RH एंटीजन कहा गया। तो ये आपका ब्लड ग्रुप का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। तो हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, क्या कंपोजिशन होता है किस तरीके से, और ब्लड ग्रुप सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हम हार्ट की बेसिक बात करें, बेसिक जानकारी लें तो हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर, यानी जो मेमल्स होते हैं हम ह्यूमंस के अंदर, गुलाबी रंग का यानी कि डार्क पिंक कलर का एक ऑर्गन है, ठीक है। और इसके वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। इसकी शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है या फिर कॉनिकल शेप में इसका होता है। दूसरा, ये कैसा मस्कुलर एक ऑर्गन है, ठीक है। अगली हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन देखिए लोकेट कहाँ होता है, ये थोरेसिक कैविटी में लोकेट होता है। इसके अलावा ये पोस्टीरियर टू द स्टर्नम या स्टर्नम के पीछे की तरफ और साथ ही साथ डायफ्राम के ऊपर की तरफ ये पाया जाता है, ठीक है। और लंग्स के बीचों बीच इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। इसकी जो टिप होती है उस टिप को क्या बोला जाता है, एपेक्स बोला जाता है। ये बेसिक जानकारी बताई मैंने आपको हार्ट के बारे में, हार्ट कहाँ पाया जाता है, इसका वेट कितना होता है, और ये किस तरीके का शेप एंड कलर इसका किस तरीके का होता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो हार्ट देखिए क्या होता है, 3 लेयर्स हार्ट के पार्ट्स पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है। जो पेरिकार्डियम है ये बाहर की तरफ की परत होती है, ठीक है, और एंडोकार्डियम है वो सबसे अंदर की परत होती है, मायोकार्डियम जो है वो बीच की परत होती है। जो पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम है इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को बोला जाता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या काम करता है, क्यों इस फ्लूइड को बीच में रखा गया, तो इसके देखिए कई फंक्शन हैं। इसमें पहला फंक्शन है कि ये हृदय को क्या नम बनाए रखता है, यानी मॉइस्ट बनाए रखता है हार्ट को। दूसरी चीज़, जितनी भी एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं उन सबसे उसकी हृदय की प्रोटेक्शन करता है। जैसे मान के चलिए कभी हमें किसी ने मुक्का मारा सीने में, तो सबसे पहले कौन बचाएगा उसको, हृदय को, पसलियाँ बचाएंगी यानी रिब्स बचाएंगी। उसके बाद वो जो मुक्के का जो फोर्स लगा है वो फोर्स किस पर जाकर लगेगा, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, उस फ्लूइड पे जाके लगेगा, तो वो उस जो एक्सटर्नल इंजरी हुई है वो नहीं हो पाएगी, उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी हार्ट को, ठीक है। ये उसका फंक्शन होता है। इसके अलावा जब हार्ट बीट करता है तो उस समय उसमें घर्षण होता है, यानी फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये बेसिक सी चीज़ें थी, आपको लेयर्स के बारे में हमने बताया। इसके अलावा इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर वाला हार्ट है हमारा, 4 चैम्बर वाला हृदय होता है। उन 2 चैम्बरों में से 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। 4 वॉल्व्स हमें देखने को मिलते हैं, मिट्रल वॉल्व जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। जो एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो हैं ये नसों में पाए जाते हैं, यानी कि वेन्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिट्रल वॉल्व्स और पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, जो मिट्रल यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व किनके अंदर पाए जाते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन हार्ट के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम, साथ ही साथ
जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है या CO2 है उसको ऑर्गन्स तक ले जाने का काम, और वहाँ जो CO2 बन गई है उस CO2 को लाकर उस ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट करता है। करने का काम तो ब्लड का है, लेकिन ब्लड को लाता ले जाता कौन है? हार्ट ये काम करता है। यानी एक तरीके से पंप का ये काम करता है। इसी के साथ ये क्या करता है? हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। किस तरीके से कि मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है, लीवर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, और लीवर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको किडनी तक ले जाता है, वहाँ उसको छाना जाता है, उसके बाद यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? कर तो ये ब्लड रहा है, लेकिन ब्लड को वहाँ से लेके यहाँ तक लाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट वो काम करता है। ठीक है, चलिए, ब्लड है वो कैरिड आउट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑर्गन्स थ्रू आर्टरीज एंड एट्रियोल्स एंड, यानी ब्लड जो है वो हार्ट से किसी ऑर्गन तक जाएगा तो वो किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज, एट्रियोल्स या फिर कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब वो ऑर्गन से वापस लौट कर आता है तो वो नसें बदल जाती हैं। वो नस क्या कहलाती हैं? वेन्यूल्स या फिर वेन्स कहलाती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब ब्लड हार्ट से जाएगा ऑर्गन्स तक तो वो क्या किन के थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू जाएगा। लेकिन जब ब्लड रिटर्न होकर आएगा तो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू जाएगा। यहाँ हमारा एक और चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब ब्लड ऑर्गन्स में गया, यानी कि वहाँ तक उसने ऑक्सीजन पहुँचाई तो वहाँ से उसने CO2 को कंज्यूम किया। CO2 को कंज्यूम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब क्या हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, यानी कि इम्प्योर ब्लड वो हो चुका है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा? अब हार्ट तक आएगा। तो हार्ट तक लाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो करता है? इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। उसी तरीके से जो आर्टरीज हैं, यानी हार्ट से जब कोई ऑर्गन्स तक जा रहा है इसका मतलब उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि वो प्योर ब्लड है। ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करते हैं, आर्ट्रियोल्स करते हैं या फिर कैपिलरीज करती हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब अपन हार्ट की एनाटॉमी और डिटेल में पढ़ते हैं, यानी चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ इसके अंदर हम अपन क्लियर कर लेंगे। तो एक चीज़ हमने देखी कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हमने देखे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, जो कि आपके किस साइड हैं? राइट साइड में पाए जाएंगे। उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम ये किधर पाए जा रहे हैं? आपके लेफ्ट साइड में पाए जा रहे हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में समझने वाली चीज़ क्या है कि हम जब इसको सामने से देखते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, लेकिन ये वाला राइट साइड होती है। लेकिन हमें इसको किस तरीके से देखना है कि ये जो हार्ट है वो किसी पर्सन का रखा हुआ है, पर्सन हमारे बिल्कुल सामने लेटा हुआ है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये कोई पर्सन है, ये हमारे सामने लेटा हुआ है, तो जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और जो इसका राइट होगा वो हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो हमें इसके हाथ से हिसाब से चलना है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चलना, इसके हिसाब से चलना है। तो इधर वाला पोर्शन क्या होगा इसका? हमारे हिसाब से तो ये राइट होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? ये लेफ्ट है। तो हमें सामने वाले के हिसाब से देखते चलना है। तो इसलिए इधर वाला पोर्शन क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाला क्या होगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे चैम्बर्स हो गए 4। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो वेंट्रिकल और एट्रियम है इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी को क्या बोला जाता है? डिवाइडिंग सेप्टम। ठीक है, डिवाइडिंग सेप्टम इसको बोला जाता है। अगली चीज़, आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एट्रियम्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, वहीं जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इनकी मस्कुलरिटी की बात करें तो आप देखिए एट्रियम के बाहर ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है? मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स हैं, पेशियाँ हैं। तो पिंक कलर की जो यहाँ पर लाइनिंग दिखाई दे रही है वो काफ़ी पतली लाइनिंग है। इसका मतलब क्या है कि एट्रियम के आसपास जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, वहीं हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं पिंक कलर की जो मसल्स हैं वो काफ़ी थिक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि एट्रियम के मुकाबले वेंट्रिकल में जो मसल्स हैं काफ़ी थिक पाई जाती हैं, पहली चीज़। वहीं यदि हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की तुलना करें आपस में तो हम क्या देखेंगे? जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड है वहाँ पर भी मसल्स की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है मुकाबले किसके? राइट वेंट्रिकल के। ठीक है, ये आपको इस डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको आंसर देता हूँ कि क्यों ऐसा है। क्योंकि देखिए जो राइट वेंट्रिकल है इसको ब्लड पंप करना है, लेकिन ब्लड कहाँ तक लेके जाना है? पल्मोनरी आर्टरीज तक। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है? ये ब्लड लंग्स में जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट के पास ही लंग्स हैं, ज़्यादा इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है आगे। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा वो एरोटा के थ्रू जाएगा, और एरोटा जो है वो कहाँ तक ब्लड फ्लो करती है? वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करती है। तो पूरी बॉडी में जब उसको ब्लड फ्लो वो करेगी इसका मतलब वो उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा प्रेशर का मतलब है ज़्यादा मसल्स चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा इनके अंदर अंतर होता है। आगे हम बात करें राइट एट्रियम की, तो राइट एट्रियम में देखिए दो हमारे सामने क्या है? महाशिराएँ आती हैं।
ठीक है। दाहिने आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में 2 महाशिराएँ आती हैं जिसे अपन कहते हैं वेना कैवा। सबसे ऊपर से आती है सुपीरियर वेना कैवा और नीचे से आती है इन्फीरियर वेना कैवा। वेना कैवा के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ऊपर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड को लेके आएगी उसे क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कैवा, और जो हार्ट से नीचे के ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड को लेकर आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से लेके आ रही है, ये लेके आ रही है आपके लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है। लेकिन जब लंग्स से ब्लड आ रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक ऐसी अकेली वेन है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है या फिर हम कहें प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में आके क्या खुलती हैं, पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं, और राइट एट्रियम में आके क्या खुलती हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो अपन वेंट्रिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल में हम देखते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज में जाना तो चाहिए था कैसा, शुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन ये आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स के। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है किस, शुद्ध होने के लिए। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा में, जिसे अपन कहते हैं महाधमनी, और महाधमनी के थ्रू ब्लड कहाँ फ्लो कर दिया जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी हम कहें वेन्स होते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, क्या क्या लेफ्ट एट्रियम में पाया जाता है, क्या राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एनाटॉमी के अंदर हमने ये सिर्फ पढ़ लिया। ठीक है, सारे चैम्बर्स हमने क्लियर कर लिए, सारे वेन्स हमने क्लियर कर ली। ठीक है, अब अपन वॉल्व की बात कर लेते हैं। देखिए 4 वॉल्व मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, दूसरा है पल्मोनिक या फिर पल्मोनरी वॉल्व, और तीसरा है मिट्रल वॉल्व जिसे अपन क्या कहते हैं, डाइकस्पिड वॉल्व, और अगला है एरोटिक वॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर लेते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य कौन से वॉल्व पाए जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आपके पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आपका किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो राइट एट्रियम के बाद वो ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। तो जब ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ चुका होता है उसके बाद ये जो हम कहें वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके अंदर पाए जाएंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। आगे चलते हैं, पल्मोनरिक या फिर पल्मोनरी वॉल्व। आप देख पा रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज है, और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच ये वॉल्व पाए जा रहे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एक बार मैं और क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, इस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या पाए जाते हैं, पल्मोनरी वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि किस तरीके के वॉल्व हैं, हम कहें अर्धचंद्राकार कपाट इन्हें हिंदी में बोला जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आगे अपन बढ़ते हैं, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को क्या बोला जाता है, डाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। तो डाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाए जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य कौन से वॉल्व दिख रहे हैं आपको, मिट्रल वॉल्व, या फिर इन्हें अपन क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, या फिर सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व इन्हें बोला जाता है। डाई नहीं, बाई होगा, सॉरी, बाइकस्पिड वॉल्व इन्हें बोला जाता है। इसी तरीके से अगला आता है आपका एरोटिक वॉल्व, और एरोटिक वॉल्व किसके बीच में देखने को मिलता है, हमें एरोटा के अंदर हमें एरोटिक वॉल्व देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल्व। ठीक है, ये कैसे वॉल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट इन्हें हिंदी में बोला जाता है, जो कि आपके किसके अंदर पाए जाने, पल्मोनरी वॉल्व या फिर एरोटिक वॉल्व को क्या बोला जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की। तो 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी या फिर हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, और फिर होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज के अंदर हम क्या देखते हैं कि कौन सा ब्लड फ्लो करता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, और कैपिलरीज जो है वो आपस में ब्लड का ट्रांसपोर्ट या फिर हम कहें ट्रांसफ़र एक दूसरे में करती रहती हैं ब्लड का। ठीक है, चलिए अब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं थ्रू द हार्ट। हार्ट के थ्रू किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ आपको हार्ट का क्लियरली डायग्राम दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से जो इम्प्योर ब्लड है वो किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा से और इन्फीरियर वेना कैवा से किसके अंदर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ चुका है। राइट एट्रियम के बाद क्या खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे। यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगे। पल्मोनरी वॉल्व किसके अंदर पाए जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, जिसे अपन पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको। और पल्मोनरी वॉल्व खुलने के बाद ये कहाँ भेजा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में इस ब्लड का क्या हुआ? लंग्स में ये ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजन मिलने के कारण ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है, प्योर ब्लड अभी हो चुका है। अब ये प्योर ब्लड किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके अंदर आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये आ चुका है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये किसके थ्रू आपको एरोटिक वॉल्व देखने को मिलेंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इतना प्रेशर किया जाएगा कि एरोटा में पहुंच जाएगा, और एरोटा के थ्रू ये कहाँ पहुंचा जाएगा? रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या देखा कि हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया। कैसे? सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रियम से कहाँ भेज दिया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स से फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया ब्लड कहाँ? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद इसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक टाइम में हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट के अंदर निकल रहा है। हमारा 2 बार हार्ट के अंदर आ रहा है, हृदय के अंदर आ रहा है। इसलिए ही इसे क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और इसकी खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि ह्यूमंस के अंदर या मेमल्स के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड का पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, हार्ट के थ्रू किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में जाता है। सबसे पहले सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त आएगा, यानी इम्प्योर ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, यहाँ आ गया। इसके बाद पल्मोनरी वेन्स वॉल्व खुलेंगे तो वो पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, कहाँ? लंग्स के लिए। लंग्स में वो पहुँचेगा तो उसे ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो प्योर हो चुका है। उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व खोलेंगे, और बाइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटिक वॉल्व खोलेंगे, वो एरोटा में चला जाएगा, और एरोटा जो महाधमनी है वो उसको पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर देगी। एक एक ऑर्गन तक रक्त को पहुंचा दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सिंपल वे में। देखिए इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइट एट्रियम के पास ये जो सुपीरियर वेना कावा है, इसके पास एक घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है SA नोड। ठीक है, और SA नोड की फुल फॉर्म है साइन्यू ऑरिकुलर नोड। इसे ही क्या बोला जाता है? पेसमेकर बोला जाता है। इस पेसमेकर से छोटी छोटी तंत्रिकाएं इन दोनों एट्रियम के पास पाई जाती हैं, और ये यहाँ से इम्पल्स लेता है, और इम्पल्स के बाद ये एट्रियम को संकुचित करने यानी हम कहें कॉन्ट्रैक्शन के लिए मदद करता है। जब यहाँ से इनके पास इम्पल्स आता है तो इम्पल्स के बाद ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके थोड़ी सी तरफ नीचे एक और घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है, इसे बोला जाता है ABN। ठीक है, ABN का मतलब क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये क्या करती है? यहाँ से छोटी छोटी मसल्स निकली हुई हैं, छोटी छोटी संरचना निकली हुई है, वो कहाँ तक जाती हैं? वेंट्रिकल्स तक जाती हैं, और वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मदद करती हैं। और इनमें ही क्या पाए जाते हैं? आपके बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, या फिर हम कहें पुरकिंजे का फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे। ये दोनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच सेप्टम में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हमने सर्कुलेशन की बात कर ली। इसके बाद हम एक बार इस डायग्राम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। देखिए जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से आएगा और लोअर बॉडी से आएगा, किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर वो आ जाएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद वो कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल में आने के बाद वो किसको भेज दिया जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज को भेज दिया जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आप देख पा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ? टू लंग्स। ठीक है, लंग्स में ये गया, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या हुआ? इधर से भी भेजा जाएगा इसको लंग्स के थ्रू, क्योंकि दोनों लंग्स में ब्लड जाता है। ठीक है, और ब्लड जाने के बाद आपका कहाँ? लंग्स में आ गया। लंग्स में से अब ये ब्लड कैसा हो गया? आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया दोनों लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन्स में, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आया है? लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट ऑट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर बॉडी। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कहाँ जाएगा? लोअर बॉडी, यानी एरोटा के अंदर भेज दिया जाएगा। एरोटा ऊपर की चीज़ों को ऊपर की तरफ और नीचे के ऑर्गन्स को नीचे की तरफ भेज देगी। तो इस तरीके से भी आप सिंपल वे में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको समझ सकते हैं।
चलिए अब अपन बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल के आता है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है ये बिना किसी चीज़ के क्या करता है, बीट करता रहता है, ठीक है। ये रिदमिक रूप में क्या करता है, बीट करता रहता है, और इस बीट को ही क्या बोला जाता है, धड़कन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक जो बीट होती है उसमें 2 स्टेज होती हैं। कौन सी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो फेज चलती है इसी को क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल बोला जाता है। जो पहली स्टेज होती है कॉन्ट्रैक्शन, उसे सिस्टोलिक बोला जाता है, या फिर हम कहें सिस्टोल। साइंस की लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सिस्टोल। वहीं जो रिलैक्सेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, डायस्टोल। ये टर्म्स आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब वो सिस्टोलिक आपका प्रोसेस है, और जो हार्ट रिलैक्स हो रहा है इसका मतलब वो डायस्टोलिक प्रोसेस है। जब सिस्टोल अवस्था आएगी यानी सिस्टोल स्टेज आएगी, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड को जो पूरी बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेट कर देगा। लेकिन जब डायस्टोल प्रोसेस होगी यानी डायस्टोल स्टेज आएगी, रिलैक्सेशन स्टेज आएगी, उस समय वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अब ब्लड उसमें आकर एकत्रित होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं, इसलिए इसे एक साइकिल बन जाती है जिसे अपन कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर होगा अर्ली स्टेज है ये क्या, वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब हमने क्या देखा, रिलैक्स फॉर्म में होगा, और रिलैक्स फॉर्म में है इसका मतलब ब्लड इसके अंदर भर रहा है, ठीक है, आकर इसके अंदर एकत्रित हो रहा है ब्लड, ठीक है। यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एट्रियल डायस्टोल हुए, यानी एट्रिकल सबसे पहले जो ऊपर के एट्रियम हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो एट्रियम में ब्लड था वो किसके अंदर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर सिस्टोल जो है आपका, डायस्टोल फॉर्म खत्म हो चुका है, यहाँ पर आकर आपका डायस्टोल फॉर्म खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपका डायस्टोल हुआ, क्या क्या हुआ, सबसे पहले दूसरे मार्कर से मैं बनाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, एट्रियम आपके डायस्टोल फॉर्म में आए यानी रिलैक्स फॉर्म में आए। उसके बाद वेंट्रिकल्स आपके क्या आए, रिलैक्स फॉर्म में आए। उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एट्रियम्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियम्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड किसके अंदर आया, आपके एट्रियल सिस्टोल हुआ। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल्स में आया, ठीक है। यहाँ ब्लड वेंट्रिकल्स में भर चुका है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा, और वेंट्रिकल सिस्टोल जब स्टार्ट होगा तो एक तरफ का ब्लड तो जाएगा आपके लंग्स के अंदर, और एक तरफ का ब्लड जाएगा आपका कहाँ, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और इसके बाद ब्लड को बाहर भेज दिया जाएगा, इसे क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर इंजेक्शन कहेंगे, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, जो सेकंड फेज में आपके चलता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कार्डियक साइकिल चलती है, सिस्टोल डायस्टोल, ये आपकी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। चलिए आगे अपन ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड है तो उसका कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर लगाएगा किस पर, जिन वाहिनियों के अंदर या धमनियों के अंदर या आर्टरीज के अंदर, वेंस के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उनकी दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर की सबसे पहले जो खोज करी वो किसने करी, स्टेफन हॉल्स नाम के साइंटिस्ट ने करी, ठीक है। और बेवर ने सबसे पहले इसको नापा था, ठीक है। बेवर नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मरकरी मैनोमीटर के अंदर इसको सबसे पहले ब्लड प्रेशर को नापा था। और आज के टाइम पे जो आप देखते हैं ब्लड प्रेशर नापने का, आज तो डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक मशीन सी रखी होती है जिसके अंदर वो रीडर बना हुआ है, पारा उसमें ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसे बोला जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है उससे बोला जाता है 120 to 80, ठीक है। 120 क्या किसकी रेंज है, 120 रेंज है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। सिस्टोलिक का मतलब क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि जब आपके वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस समय प्रेशर कितना चाहिए, 120 mmHg। mm का मतलब है मर्क्यूरी से लेकर, और mm का मतलब है मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से नापा जा रहा है इसलिए यहाँ पर Hg मर्क्यूरी का साइन है, ठीक है, मिलीमीटर प्रति मर्क्यूरी। तो 120 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा चाहिए। दूसरा होता है 80 कौन सा ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। क्यों, क्योंकि प्रेशर ब्लड एक्सटर्ड विद द आर्टरीज बिटवीन हार्ट बीट। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg, यानी कि इनको रिलैक्स होने के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मान बहुत कम होता है, 80 इसका नंबर्स होता है, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं ब्लड प्रेशर की कुछ स्टेजेस हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होगा वो लेस देन 120 और लेस देन 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जो ऊपर है वो सिस्टोलिक है, जो सबसे ज़्यादा है वो कम है वो डायस्टोलिक है। उसके बाद एलिवेटेड होगा तो 120 to 129 है और लेस देन 80 है, ठीक है, फिर भी नॉर्मल है। हाई ब्लड प्रेशर जिसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है।
हाइपरटेंशन की पहली स्टेज में 130 to 139 है या फिर 80 to 89 है। देखिए सिस्टोलिक बढ़ रहा है, डायस्टोलिक भी बढ़ रहा है, ठीक है। इधर हाई ब्लड प्रेशर की सेकंड स्टेज आ जाएगी, यानी 140 या उससे ऊपर हो जाएगा, इधर 90 या उससे भी अबव हो जाएगा। और हाइपर सेंसिटिव केसेस यानी इमरजेंसी केयर में क्या हो जाएगा, हायर देन 180 और हायर देन 120, यानी जहाँ सिस्टोलिक 120 पे नॉर्मल था, यदि डायस्टोलिक वहाँ पर पहुँच जाए इसका मतलब केस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है, बहुत ज़्यादा रेयर केस यहाँ पर बन चुका है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसका मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। और जो कम ब्लड प्रेशर हो जाता है यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है उससे बोला जाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होता है, जब हमारी ब्लड के अंदर लवण यानी सॉल्ट्स यानी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है। या फिर हम कहें जो थायराइड की अल्प सक्रियता है जिसे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं या फिर एडिशन का रोग कहते हैं, उस समय भी लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया। यहाँ हमने क्या पढ़ा, हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा, इसके अलावा आपने कार्डियक साइकिल पढ़ी और ब्लड प्रेशर भी हमने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।